नमस्कार भारत न्यूज देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। तारीशल रियल इशू में आज बात करेंगे मिडिल ईस्ट को लेकर। मिडिल ईस्ट में तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। ईरान और इसराइल के बीच जारी टकराव अब सीधे युद्ध जैसी स्थिति में बदलता जा रहा है। ताजा घटनाक्रम में ईरान ने इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने के आरोपी को फांसी दे दी है। वहीं दूसरी ओर इसराइल पर ईरान ने 100 से ज्यादा मिसाइलें दागकर बड़ा हमला किया है। यह संघर्ष सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रह गया, में सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। उसने ईरान के सैन्य ठिकानों पर भारी बमबारी की है। हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अहम समुद्री रास्ते पर भी खतरा मंडरा रहा है, जिससे पूरी दुनिया की तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इस बीच लेबनान, सऊदी अरब और यूएई तक इस संघर्ष की आंच पहुंची है और सवाल यही है कि क्या यह जंग अब एक बड़े वैश्विक युद्ध में बदलने वाली है? क्या दुनिया एक और बड़े संकट की ओर बढ़ रही है? इस पर भी चर्चा करेंगे, पर पहले आपको रिपोर्ट दिखाएंगे तो खास मेहमानों से उस वक्त हम चर्चा में जुड़ेंगे। ईरान ने मोसाद के कथित जासूस को फांसी दी। इसराइल पर 100 प्लस मिसाइल हमले। तेल अवीव समेत कई शहर निशाने पर। हॉर्मुज स्ट्रेट पर खतरा बढ़ा। लेबनान में बड़े पैमाने पर पलायन। सऊदी और यूएई ने ड्रोन मार गिराए। ईरान बोला यह अमेरिका की जंग। नाटो देश युद्ध से दूरी बना रहे। वैश्विक तेल सप्लाई पर असर। ईरान ने एक व्यक्ति को फांसी दी है, जिस पर इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने का आरोप था। ईरानी मीडिया के मुताबिक आरोपी ने देश के संवेदनशील इलाकों की तस्वीरें और महत्वपूर्ण जानकारी साझा की थी। उसे पिछले साल सवज बलाग से गिरफ्तार किया गया था। जांच में सामने आया कि उसे विदेश से ऑनलाइन भर्ती किया गया था और ट्रैवल लिंक के जरिए संपर्क स्थापित किया गया। ये कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। इसी बीच ईरान ने इसराइल पर अब तक का बड़ा मिसाइल हमला किया है। रिपोर्ट के अनुसार 100 से ज्यादा जगहों को निशाना बनाया गया, जिनमें तेल अवीव भी शामिल है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने परम शहर 4 जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसराइल का दावा है कि उसने कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ हमले जमीन तक पहुंचे, जिससे जान माल का नुकसान हुआ है। इस युद्ध में अमेरिका ने हालत को और गंभीर बना दिया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के मिसाइल ठिकानों पर 2200 किलो वजनी बम गिराए हैं। ये बम खास तौर पर जमीन के अंदर बने ठिकानों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की सुरक्षा के लिए की गई है, क्योंकि ईरान की मिसाइलें हॉर्मुज स्ट्रेट में खतरा पैदा कर रही थी। ईरान ने साफ कर दिया है कि वे इस युद्ध को लेकर पीछे हटने वाला नहीं है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि यह अमेरिका की जंग है और ईरान सिर्फ जवाब दे रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस संघर्ष का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली जहाजों के लिए नए नियम लागू करने की बात भी कही गई, जिससे वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है। इस बीच लेबनान में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। इसराइल लगातार हवाई हमले कर रहा है। लोगों को अपने घर छोड़ने के आदेश दिए जा रहे हैं। हजारों लोग पलायन कर रहे हैं और सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल है। बेरूत और दक्षिणी लेबनान में कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं। आम नागरिकों के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का असर खाड़ी देशों तक पहुंचा है। सऊदी अरब और यूएई ने ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोकने का दावा किया है। कई देशों के लिए भी चिंता बढ़ गई है, खासकर ऊर्जा सप्लाई को लेकर। हॉर्मुज स्ट्रेट पर तनाव का मतलब है कि तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। तो ये थी एक खास रिपोर्ट और अब चर्चा का रुख करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे भी इन सब बातों को समझने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान करोड़ी सिंह जी हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर डिफेंस एक्सपर्ट। सर आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और कीमती समय साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुरुआत करेंगे हम करोड़ी सिंह सर से।
सर अब आप जंग को किस ओर जाता हुआ देख रहे हैं? लाला जी की मृत्यु के बाद क्या ये और भयावह रूप लेगी या इस पर कहीं ना कहीं जो है पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आएगा? देखिए साहिल, इस पूरे युद्ध की हम डायनामिक्स समझने की कोशिश करें तो तीन पक्ष हैं। एक तो क्या ग्राउंड जीरो की सिचुएशन क्या है, और उस ग्राउंड जीरो की सिचुएशन में अलग अलग पार्टीज हैं, उनकी रणनीति क्या है और किस तरह से वो ऑपरेट कर रहे हैं। और देवनाथ सर हैं, वो तो डिफेंस के हैं, तो इसके बारे में तो वो बहुत ज्यादा डिटेल से बता सकते हैं। दूसरा पक्ष है कि जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं, और वो ऑब्जेक्टिव्स पर्याप्त थे या नहीं थे, और उन्होंने क्या सोच के युद्ध शुरू किया था या उनका सोच के उल्टा कुछ जा रहा है। तीसरा है इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। और जब इम्प्लीकेशन को देखें तो पूरा वेस्ट एशिया है वो टर्मोइल में है, और जो दुनिया के दूसरे देश हैं चाहे वो कितने ही दूर दराज में हो, वो भी किसी न किसी रूप में प्रभावित हो रहा है। वो केवल साहिल का तमाशा ही बन के नहीं रह सकता, उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो उनका भी एक सरोकार हो गया, कंसर्न हो गया कि इसको कैसे रोका जाए, और इसमें कौन, वो भी सोचने लग गए कि कौन गलती पे है कौन सही है। तो अगर हम पहला पार्ट लें इसकी जो जटिलता है ग्राउंड जीरो की, उसमें केवल इजराइल, अमेरिका और ईरान, इन तीन के आधार पे हम जो ग्राउंड जीरो की सिचुएशन है वो नहीं समझ सकते जब तक कि पैलेस्टाइन इश्यू को इसमें नहीं लाएं, क्योंकि ये पैलेस्टाइन इश्यू से टैग्ड है, ऐसे नहीं है कि युद्ध हो गया है। दूसरा महत्वपूर्ण है कि जो तीन पार्टियां प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व हैं उनके बॉर्डर कहीं नहीं मिलते हैं। तो ये तो दूर दराज से तो एक तरह का ये या तो इंटेलिजेंस के थ्रू हो रहा है या एयर स्ट्राइक से हो रहा है। तो जो इन्फेंट्री का रोल है वो तो है ही नहीं इसमें, तीनों ही देशों के लिए बॉर्डर को लेके। तो इसमें जो स्थिति जिस हालात पे पहुंचा है ये, उसमें मुझे लगता है कि इजराइल के ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं। इजराइल क्या चाहता था? इजराइल ये चाहता था कि इसको एक रीजनल कवर दिया जाए, केवल पैलेस्टाइन और इजराइल या पैलेस्टाइन और लेबनान, इजराइल और लेबनान का इश्यू न हो, और इसके लिए अमेरिका को इन्वॉल्व करना जरूरी था, तो अमेरिका को इन्वॉल्व कर लिया। ये इजराइल ने जब जून में युद्ध हुआ था उस समय भी जब समझौता हो रहा था, फाइनल स्टेज पे जा रहा था, उस समय इजराइल ने अटैक किया, अमेरिका ने उसको फॉलो किया। और अब भी वही स्थिति हुई कि अब समझौता होने वाला है, एक ड्राफ्ट तैयार हो रहा था, दोनों अमेरिका और ईरान एग्री हो रहे थे, उस समय इजराइल ने किया और अमेरिका ने फॉलो किया। और ये अमेरिका के प्रेसिडेंट ने या वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने मान भी लिया कि पूरा प्लानिंग इजराइल का था, हमने तो फॉलो किया है। अब किसकी गलती कहाँ हुई और ईरान में क्या हो रहा है? देखिए, जहां तक युद्ध की साजो सामान और पावर का सवाल है, इजराइल और अमेरिका की माइट के सामने ईरान कहीं नहीं टिकता है। तो ज्यादातर बैटल हैं वो इजराइल और अमेरिका जीतेंगे, लेकिन वार कौन जीतेगा? मुझे नहीं लगता कि कोई सी पार्टी भी वार पूरी तरह से जीतेगी। अल्टीमेटली ये विन विन सिचुएशन होगी। ईरान को पूरी तरह डिसिमेट नहीं कर सकते। तो ईरान ने जो रणनीति बनाई, ईरान को ये मालूम था कि हम इससे मिलिट्री माइट से नहीं जीत सकते, तो उन्होंने एक रणनीतिक क्लैरिटी लाए और रणनीति ये बनाई कि हम इसको डिसेंट्रलाइज कर देते हैं पूरे सिस्टम को। नॉर्मली देवनाथ सर जानते हैं कि इंटीग्रेटेड कमांड स्ट्रक्चर होता है, और इंटीग्रेटेड में अगर कमांड स्ट्रक्चर को डिसमेंटल कर दिया पूरा सिस्टम में केओस हो जाता है। तो एक तो ये स्ट्रेटेजी अपनाई। दूसरा यह है कि ईरान में जो था और जिनको पहले दिन मारा वो रिलीजियस लीडर थे, और जब रिलीजियस लीडर थे और पॉलिटिकल अथॉरिटी वहां अलग थी, तो पॉलिटिकल अथॉरिटी को मारते तो केओस होता, लेकिन रिलीजियस अथॉरिटी को मारा तो उसकी वजह से सॉलिडेरिटी आ गई। और वो केवल ईरान में नहीं, अक्रॉस द ईरान के बॉर्डर में जहां भी शिया मुस्लिम्स थे उनमें आ गई। अब जब ईरान ने ये कहा कि भाई हम जहां जहां भी अमेरिका इजराइल के इंटरेस्ट हैं उनको हम हिट करेंगे, क्योंकि ईरान के पास वो कैपेसिटी नहीं थी कि अमेरिका को समुद्र पार जाके हिट कर सके। तो अमेरिका के इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट में थे,
और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को अमेरिका ने अश्योरेंस दे रखा था कि हम आपको सिक्योरिटी कवर देंगे, आपकी प्रोस्पेरिटी को बढ़ाएंगे, आप हमारे साथ रहे। तो अब उनके लिए जो चैलेंज हुआ वो ईरान बन गया, और इजराइल और अमेरिका दोनों ये चाहते हैं कि जो वेस्ट एशिया के दूसरे कंट्री हैं जिसको अमेरिका ने सिक्योरिटी कवर दिया है वो ईरान के अगेंस्ट में तैयार हों। तो परसुएड तो नहीं है, लेकिन ये अमेरिका और इजराइल ने, हो सकता है इसमें ये देवनाथ सर बताएंगे कि कितना कोवर्ट ऑपरेशन इजराइल और अमेरिका इन कंट्रीज में कर रहे हैं और कितना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इजराइल अमेरिका कर रहे हैं कि वो जी। इन्वॉल्व हो जाएं, लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। टर्की और साइप्रस पे जो कहते हैं ईरान ने स्ट्राइक किया, उसके बारे में तो काफी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि वो तो इजराइल और अमेरिका का कोवर्ट ऑपरेशन था कि टर्की दूर है, टर्की सम्मिलित नहीं होता ईरान के अगेंस्ट में, साइप्रस भी नहीं होता है, जहां ब्रिटेन के अड्डे हैं तो ब्रिटेन शामिल नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें ईरान और इजराइल है, उनके उद्देश्य तो किसी न किसी रूप में पूरे हो रहे हैं। अमेरिका ने एक रणनीतिक फॉल्ट किया कि अमेरिका के सामने कोई रणनीति थी ही नहीं, वो इजराइल को फॉलो करते हुए सम्मिलित हो गए, और गलती ये की कि अपने दोस्तों को कंसल्ट नहीं किया, मित्रों को। सामान्यतः अमेरिका जहां भी इन्वॉल्व होता है, चाहे अफगानिस्तान हो, इराक हो, या उससे पहले जहां भी हुआ, तो अपने दोस्तों को कंसल्ट किया। तो जल्दबाजी में अमेरिका ने कंसल्ट नहीं किया, अब दोस्त रिलक्टेंट हो गए। अब हॉर्मुज को जब बंद कर दिया ईरान ने, तो अब अमेरिका के सामने आया कि साउथ कोरिया, जापान, इंडिया, चाइना ये प्रभावित हो रहे हैं, तो उनको इन्वॉल्व करते हैं। तो जापान ने मना कर दिया, चाइना ने रेस्पॉन्ड नहीं किया, साउथ कोरिया भी नहीं आ रहा है, तो अमेरिका के हॉर्मुज के इस एरिया में कोई आने वाला नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा इंप्लीकेशंस इंडिया के लिए होंगे, क्योंकि देखिए ईरान ने ये कह दिया कि जो युआन में व्यापार करेंगे उसको मैं जाने दूंगा, डॉलर में व्यापार करेंगे, पेट्रो डॉलर का कंसेप्ट है, उसमें बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी किस तरह से ये शुरू हुआ और डॉलर को मजबूत किया और अमेरिका ने अपना डोमिनेशन में किस तरह से यूज किया और अरब कंट्रीज किस तरह से उसके साथ हुए उसमें, तो वो तो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। लेकिन अब इंडिया, क्योंकि आप और हम इंडिया के चैनल, हमारे व्यूअर्स हैं वो सब ज्यादातर इंडियन हैं, वो इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया न तो इन्वॉल्व है और न इंडिया ज्यादा, लेकिन इंटरेस्ट इंडिया का प्रभावित हो रहा है। तो इंडिया की नीति रही है कि हम डिहाइपेनेटेड पॉलिसी रखेंगे, हम एक से दोस्ती रखेंगे, दूसरे से दुश्मनी रखें, जरूरी नहीं है, ये सिद्धांत में अच्छी लगती है। दूसरा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन जब आप के दो दोस्त हैं, दोनों से आपकी दोस्ती है, दोनों आपस में लड़ने लग जाए तो आपको कोई पोजीशन लेनी पड़ती है। अब इंडिया पोजीशन लेने की स्थिति में नहीं है और न मीडिएट कर रहा है इंडिया, क्योंकि हो सकता है कि हमारे जो पॉलिसी प्लानर्स हैं उनके पास पूरे इनपुट होंगे, तो उन्होंने ये कैलकुलेटेड डिसीजन लिया होगा कि हम इंडिया इस समय कैपेसिटी की दृष्टि से और इन्वॉल्व होके, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स है कि जिसमें यूएस भी इन्वॉल्व है, दूसरे पावर्स भी इन्वॉल्व हैं, ज्यादातर पावर्स हैं वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो इंडिया इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन इंडिया का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है। तो एक साइड सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जब किसी कंट्री पे या किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है या बैन लगा दिया जाता है, तो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, अंडरवर्ल्ड पनपता है, स्मगलिंग पनपता है, और उस अंडरवर्ल्ड के इंटरेस्ट और हो जाते हैं। तो जब ईरान पे सैंक्शन लगाए और तेल को लेके कुछ इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गए, जो ईरान से जहाज जाते इलीगल तरीके से समुद्र में जाते, वो दूसरे शिपों में ट्रांसफर करते, वो स्थिति सामने आ गई है। अब ईरान के 3 जहाज इंडिया के पास हैं और उनको ऑपरेट करने वाला है वो दुबई बेस्ड इंडियन है, जुपिंदर सिंह बराड़। तो वो इश्यू ईरान और इंडिया के बीच में होगा, उसको कैसे सेटल करें, ये एक चुनौतीपूर्ण है। इंडिया ने वो जहाज तो पकड़ लिए, इलीगल भी थे, तो आगे किस तरह से डील करें, ये इंडिया के सामने चुनौती है। जो दूसरे इम्प्लीकेशंस हैं वो तो इक्वली सभी देशों को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन ये नया इश्यू इंडिया के साथ आ गया। दूसरा, इंडिया ट्रेड कर रहा है वो युआन में नहीं कर रहा है,
और न रुपये में कर रहा है, डॉलर में कर रहा है। तो ईरान ने ये कह दिया कि डॉलर से तेल लेने वालों को हम तेल नहीं भेजेंगे, और इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट है। तो वैसे अमेरिका ने कह दिया 1 महीने आप रसिया से ले सकते हैं या दूसरे रूट से। मुझे जी लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट इंडिया की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उनका संकट तो नहीं आने देगी, लेकिन एक चुनौती है साहिल। जी ओवर। बिल्कुल, चुनौती तो है सर, ये इसमें तो बहुत बड़ी चुनौती नजर तो आ रही है, पर अब देखना होगा आगे समय पे किस तरह से हमारी कूटनीति जो विजय पाती है। मैं रुक करूंगा ग्रुप कैप्टन यूके देना सर का। सर, लालजनी की मृत्यु जो है उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या एक चुनौती है भारत के लिए? इसमें कोई शक नहीं कि अली लार्जनी की मृत्यु के बाद ईरान को तो डेफिनेटली थोड़ा सा सेटबैक हुआ है। लेकिन ईरान ने पहले से ही तैयारियां कर रखी थी। उनको मालूम था कि टॉप पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को इस तरह से इजराइल और अमेरिका एक एक करके एलिमिनेट कर सकते हैं। इसलिए पहले से ही वहां जितने भी वर्टिकल्स हैं, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आर्मी, आईआरजीसी, ट्रेड, इंडस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सब जगह पर पहले से ही तय था कि अगर चीफ की मृत्यु हो जाती है तो वाइस चीफ को अगर मार डाला जाता है तो डिप्टी चीफ गया तो फिर अगला। तो इसी तरह से उन्होंने पहले से ही कुछ डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी रखी हुई थी, जो कि काफी कारगर साबित हो रही है कि अगर किसी वजह से सेंट्रल लीडरशिप तेहरान में सारे मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स को गाइडेंस नहीं दे पा रहा है, तो 31 मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स जो हैं, कुछ आर्मी के साथ हैं, कुछ नेवी के साथ है, कुछ एयरफोर्स के साथ हैं, ज्यादातर आईआरजीसी के साथ हैं, कुछ इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं। वो सब युद्ध की कार्रवाई अपने आप ऑटोनोमस मोड में कर सकें। ऑफ कोर्स पहले से ही गाइडलाइन थी कि ऑटोनोमस मोड के बाद जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। जहां तक भारत की बात है, इस युद्ध से और खासतौर से लारजीनी की मौत के बाद से भारत को क्या सेटबैक पहुंचेगा। भारत बहुत उम्मीद कर रहा था कि ईरान में जो मॉडरेट्स हैं उनको एक जगह मिलेगी। तो लारजीनी की इमेज जो थी वो एज ए वॉरियर कम थी, एज ए मिलिट्री लीडर कम थी। वो दार्शनिक ज्यादा थे, फिलोसफर ज्यादा थे, और उनकी जो पहचान थी वर्ल्ड कम्युनिटी में, वो एज ए इंटरनेशनल डिप्लोमेट, फॉरेन सर्विसेज में एक्सपर्ट के हिसाब से ज्यादा थी। उनको एग्जैक्टली मालूम था कि ईरान के दूरगामी लक्ष्य क्या होने चाहिए। ठीक है, मिलिट्री के भी वो लीडर थे, लेकिन जब वो ईरान की पार्लियामेंट में थे, कुछ समय के लिए वो ईरान की पार्लियामेंट में स्पीकर भी थे, तो उनका जो अप्रोच था वो काफी मॉडरेट था। वो सबको साथ में ले जाने में यकीन करते थे, इंक्लूडिंग ईरान के यहाँ पर जो पश्चिमी आउटलुक वाले लोग हैं, उनको भी उन्होंने अपने साथ में लिया था। मैं बताना चाहता हूँ कि ईरान में काफी हद तक ऐसे लोगों की भरमार है जो कि बुरी भी नहीं है, जो कि पश्चिमी ख्यालात के हैं। और जी ईरान में भी इन पश्चिमी ख्यालात के लोग, जिनकी हो सकता है पढ़ाई लिखाई या इंटरेस्ट यूरोप में है, अमेरिका में है, ईरान ने कभी उनको डिस्करेज नहीं किया। हाँ, सिर्फ ये उम्मीद करनी जाती थी कि चाहे वो पश्चिमी ख्यालात के हों, लेकिन फिर भी दगाबाज ना निकले। लेकिन हो ये रहा है अभी ईरान में कि जो पश्चिमी वेस्टर्न एजुकेटेड लोग हैं, वो शायद उनमें से एक छोटा सा धड़ा खुले आम मोसाद के साथ या सीआईए के साथ काम कर रहा है, और ईरान की जो अंदर की खबरें हैं कि मिलिट्री लीडरशिप कहाँ है, उनका ऑफिस कहाँ है, फौज ने कहाँ कहाँ अपने लॉन्चर्स को रखा है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट का घर किधर है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट का ऑफिस कहाँ है, लेबोरेटरीज कहाँ है, इस तरह की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, आजकल जैसे ड्रोन की फैक्ट्रीज कहाँ पर हैं, इस तरह की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ईरान में काफी बड़ी तादाद में, सैकड़ों नहीं हजारों लोग पश्चिमी इंटेलिजेंस एजेंसीज को दे रहे हैं। तो लारजानी ने बार बार इन लोगों को पकड़ा। उनके शासनकाल में जब भी पकड़े जाते थे तो इन सबको एक माफीनामा साइन करने के बाद और उनके घर के लोगों को ब्रीफ करने के बाद इनको रिलीज कर दिया जाता था कि ठीक है, आप ईरान में रहिए, आपके ख्यालात जैसे हैं ठीक हैं, लेकिन आप पश्चिमी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। और घर के लोग जो हैं 2 या 4 विटनेस साइन करते थे। तो ये बहुत नरम तरीका था।
मैं इस परिपक्ष में बोल रहा हूँ कि ईरान ने शायद 1 या 2 लोगों को अब मोसाद या CIA का जासूस होने के शक में फांसी में लटका दिया है। जी। ईरान में काफी सारे ऐसे लोग हैं, भारत में जैसे हम कहते हैं ना घर का भेदिया, कुछ लोग कहते हैं विभीषण, जी सर। कुछ लोग कहते हैं जयचंद। इस तरह के लोगों की ईरान में कोई कमी नहीं है। जी ठीक है सर, मैं दोबारा करूंगा। अच्छा, मैं कुरैशी सर का रुख करूंगा। सर, मिडिल ईस्ट देशों के विदेश मंत्री जो हैं वो सऊदी अरब में एक बैठक करने वाले हैं, प्रस्तावित है। तो इस बैठक में तो क्या कुछ निकल के सामने आ सकता है? क्या कोई हल तलाशने की कोशिश की जाएगी, या एक बड़ी सैन्य कार्रवाई जो करने के लिए ईरान के खिलाफ करने की तैयारी पर ये चर्चा हो सकी? देखिए साहिल, उस सवाल से पहले मैं आधा मिनट देवनाथ सर का लारिजानी के बारे में जो बताया उन्होंने, निश्चित रूप से वो लिबरल हैं, और वो इसलिए हैं कि उनका PhD का थीसिस था वो इमैनुअल कांट की फिलोसफी से था, और वो भी वेस्टर्न कंट्रीज से किया था। तो वो इतने समर्थ थे कि जो पर्शियन फिलोसफी है उसको वेस्टर्न फिलोसफी के साथ किस तरह हार्मोनाइज किया जा सकता है, और किस तरह से ईरान को मॉडर्न नेशन बनाया जा सकता है, उसके लिए समर्थ थे। उनका उस तरह का इंसाइट था, और इसीलिए जो न्यूक्लियराइजेशन को लेके जितने नेगोशिएशन हुए उसमें वो प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व थे। तो निश्चित रूप से वो इंसाइटफुल थे, ईरान को डायरेक्शन देने वाले थे। और इसी तरह अरागाची हैं, वहाँ के विदेश मंत्री हैं, उनका भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे ही रिसर्च का वर्क है। तो वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को लेके भी बड़े सतर्क हैं। तो ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, पेजेस्कियन है, अरागाजी है या लारिजानी है, तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप थी, ये कहीं नेगोशिएशन की प्रोसेस शुरू कर सकती थी। लेकिन जिस तरह से इसको एलिमिनेट करना शुरू किया है, उससे मुझे लगता है कि और ज्यादा क्राइसिस की तरफ जा सकते हैं। और जो ईरान की रणनीति है, मुझे लगता है कि वो जो पर्शियन दर्शन है, पर्शियन विजडम है, उसका से निकल के आई है कि हमारी रणनीति क्या हो सकती है, किस तरह से हम समाज में सुदृढ़ता ला सकते हैं। ऐसी फिलोसफी अमेरिका जैसे देश के पास नहीं है। तो हमें पर्शियन सभ्यता को या यहाँ के कमिटमेंट को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। और इसीलिए ईरान पे ब्रिटिश साम्राज्य कुछ नहीं कर पाया, मंगोल आए कुछ नहीं कर पाए, तो और इवन USSR भी कुछ नहीं कर पाया ईरान को लेके। तो ईरान में जितना इंडिपेंडेंस का फीलिंग है, वो पर्शियन कल्चर का, सिविलाइजेशन का, उसको कोई अलग नहीं कर सकता। तो अब जो बात आपने जो वेस्ट एशिया के दूसरे कंट्रीज हैं और रियाद में जो मीटिंग हो रही है, वो तो मैं रियाद में था, अभी 2 दिन पहले ही आया हूँ। जी सर। तो देखिए, सऊदी की पॉलिसी ये है कि वो मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी चाहता है, और सऊदी अरब है वो 3rd फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और उनका 2030 और 2040 का विजन है। वो ऑयल से अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, सर्विस सेक्टर में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, टूरिज्म में। तो जिससे सऊदी अरब है वो दूसरे जो कंट्री हैं, अरबिक कंट्री, उनसे बहुत बड़ा है। तो वो उनकी रणनीति है, और अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो उनकी जो विजन है वो कहीं भी रियलाइज नहीं हो सकती। अब ईरान ने जिस तरीके से, अब देखिए इसमें 2 मत हो सकते हैं। हम बहुत से कहते हैं कि ईरान इन जो दूसरे कंट्रीज हैं, UAE है, बहरीन है, कतर है, कुवैत है, सऊदी है, या दूसरे इराक हैं, इनको स्ट्राइक कर रहा है। निश्चित रूप से ईरान स्ट्राइक कर रहा है। ईरान की पोजीशन ये है कि हम अमेरिकन इंटरेस्ट को स्ट्राइक कर रहे हैं, और अमेरिकन बेस हैं वो उसको इंटरसेप्ट करते हैं। तो उसके टुकड़े इधर उधर बिखर जाते हैं, जिससे उसको देवनाथ सर जानते हैं, इसको कोलेटरल डैमेज कहते हैं। तो दूसरी जगह भी सिविलियंस को नुकसान भी हो जाता है। जिन होटलों को हिट कर रहे हैं वहां करें, अमेरिकन को रखा हुआ है, अमेरिकन जो मिलिट्री वाले हैं या जो कमांडोज हैं वो भी हैं। तो ये तो ईरान की पोजीशन है। दूसरी तरफ है कि एक छोटा ग्रुप ये है जो सोशल मीडिया पे भी आ रहा है, अमेरिका और ईरान, इजराइल, वो मिलके ये प्रयास कर रहे हैं कि इन कंट्रीज को सम्मिलित किया जाए ईरान के अगेंस्ट में, और जो इस्लामिक कंट्रियां वो आपस में लड़ने लग जाएं, तो जो इजराइल का मिशन है, ग्रेटर इजराइल का, वो भी पूरा हो जाए, और जो पैलेस्टाइन और गाजा को लेके पीस टॉक है वो भी खत्म हो जाए। तो 2 स्टेट सॉल्यूशन का मामला है वो बहुत ही कठिनाई में पड़ जाए।
तो ये अब कौन सा सही है, दोनों चीजें होती हैं। देखिए ये सब कोवर्ट ऑपरेशन भी होते हैं मिलिट्री में, देवनाथ साहब ने खुद ने ऑपरेट किए होंगे, मुझे नहीं मालूम किए या नहीं किए, वो आप और हमारे सामने नहीं आते हैं साहिल, देवनाथ साहब ज्यादा जानते हैं। तो कौन सी स्थिति है अब, ये इन कंट्रीज के सामने डिलेमा है, क्योंकि ये सब कंट्री हैं, चाहे इजराइल कैसा भी हो, वो पैलेस्टाइन की साइड में है, वो चाहते हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन हो, पैलेस्टाइन को सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट मिले, तो इजराइल के साथ नहीं जा सकते। लेकिन यूएई जैसे हैं वो इजराइल के एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अब्राहम अकॉर्ड्स पे साइन भी कर चुके हैं। सऊदी है या टर्की है या दूसरे देश हैं, उन्होंने साइन नहीं किए हैं। तो इनके सामने डिलेमा यह है कि क्या ईरान के अगेंस्ट में वो हों, और होते हैं तो एक सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि जो आवाम है वहां का, वो इस्लामिक भावना से इतना बंधा हुआ है कि इजराइल के बारे में वो पैलेस्टाइन को लेके इतनी जागरूकता है कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि इजराइल के समर्थन में जाएं। अमेरिका के साथ तो आ सकते हैं, लेकिन अमेरिका के साथ जाके ईरान पे अटैक करने का मतलब आप इजराइल के साथ चले गए, इजराइल के गोल्स हैं वो फुलफिल कर रहे हैं। तो ये किस तरह से सम्मिलित हों, और इसीलिए सबसे पहले ये यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में गए, और 154 या 56 देशों ने वहां पे प्रस्ताव रखा, उसमें इंडिया भी था को स्पॉन्सर के रूप में, और ये कहा गया कि भाई ईरान इन देशों पे अटैक नहीं करे। तो वो तो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सभ्य तरीका का काम अपनाया, क्योंकि लेकिन अमेरिका और इजराइल, मान लीजिए ईरान बहुत कुछ गलत कर रहा था, वो प्रोक्सी एक टेररिज्म भी फैला रहा था, प्रोक्सी ऑर्गेनाइजेशंस को भी प्रमोट कर रहा था, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, अमेरिका को या इजराइल को ये मैंडेट किसने दे दिया कि कोई सोवरेन कंट्री है उस पर आप अटैक कर देंगे बिना किसी यूएन के या कलेक्टिव बॉडी के मैंडेट के। अगर प्रॉब्लम थी तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जाते, भाई ईरान ये कर रहा है, तो वो ये कह सकते हैं कि ये अफेक्टिव नहीं था, अफेक्टिव नहीं था तो आप भी एक्टिव हो जाते, आप भी अपने प्रोक्सी ऑर्गेनाइजेशन बना लेते, तो उसका जस्टिफिकेशन नहीं है, ये इलीगल वार है अमेरिका और इजराइल की तरफ से। लेकिन खैर अब जो पावरफुल हैं, पावरफुल के सामने कोई आसानी से खड़ा भी नहीं होगा, तो ये कंट्री सम्मिलित नहीं होना चाहते। दबाव है ईरान का, इजराइल और अमेरिका का कि आप सम्मिलित हो, तो सम्मिलित नहीं होंगे। अब ये चाहते हैं कि किस तरह से इसमें शांति की तरफ बढ़े, कोई सीज फायर की प्रक्रिया हो या नो, इसमें ये मंथन होगा। मुझे नहीं लगता कि वार में सम्मिलित होने को लेके कोई बहुत ज्यादा गहन मंथन होगा। इसमें टर्की एक्टिव है, और टर्की, सऊदी अरब, इजिप्ट ये प्रयास कर रहे हैं कि कुछ बैक चैनल डिप्लोमेसी से कहीं न कहीं कोई रास्ता निकले। और अब मुझे लगता है कि अमेरिका की हालत भी खराब है, क्योंकि अमेरिका ने बिना किसी रणनीति के युद्ध में सम्मिलित हो गया। अब अमेरिका के सामने कोई एग्जिट की पॉलिसी नहीं है, और अमेरिका ने शायद ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि ये 3 हफ्ते 4 हफ्ते या महीनों तक चलेगा। अमेरिका ने सोचा लीडरशिप खत्म कर देंगे, खत्म हो जाएगा, केओस हो जाएगा, और नहीं तो जो छोटे छोटे ग्रुप हैं उनको भड़का देंगे तो ईरान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो वो सब स्ट्रेटेजी फेल हो गई। तो अब अमेरिका भी एडजस्टेड है, तो वो भी चाहता है कि किस तरह से बाहर निकला जाए, लेकिन इजराइल अपना उद्देश्य पूरा करना चाहता है, वो पूरी तरह ईरान को खत्म करना चाहता है। तो इजराइल का उद्देश्य कैसे पूरा होगा अगर कोई समझौता होता है, तो अब इजराइल और अमेरिका में क्या किस तरह की बात बनती है, ये उस पर डिपेंड करेगा साहिल की क्या आगे बढ़े। और लेकिन मिडिल ईस्टर्न की जिस मीटिंग की आप बात कर रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर्स की, वो मेरे ख्याल से मंथन इस पे कर रहे हैं कि किस तरह से शांति की स्थापना की जाए, क्योंकि वो विकास की गति जो बनी थी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के, यूएई से लेके सऊदी अरब में, और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे थे, तो वो उसको बड़ा झटका लगा है। दूसरा यह कि अमेरिका की क्रेडिबिलिटी भी खत्म हुई है, क्योंकि ये मान के चलते थे कि अमेरिका इनको सिक्योरिटी अम्ब्रेला दे देता है, लेकिन इनको ये एहसास हो गया कि अमेरिका के अम्ब्रेला के नीचे हम सुरक्षित नहीं हैं, हमें भी अपने आप को मजबूत करना चाहिए, कोई विकल्प भी ढूंढना चाहिए, और केवल अमेरिका पे डिपेंडेंट होंगे तो फ्यूचर में भी नुकसान हो सकता है। तो इनमें तो एक विरोधाभास की स्थिति है, लेकिन जो मीटिंग है वो निश्चित रूप से मंथन को लेके है, वो उसको लेके वार में सम्मिलित होने को लेके ये डिसीजन होगा कि वो वार में सम्मिलित होंगे, ये मुझे नहीं लगता है। अगर हो गए
तो हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे, एस्कालेट हो गए, और वो मिडिल ईस्ट से बाहर निकल के MENA रीजन के दो दूसरे कंट्रीज हैं उसमें भी जा सकता है, और ईस्टर्न यूरोप की तरफ जा सकता है, टर्की से आगे निकल के भी उधर ग्रीस की साइड में भी। तो मुझे नहीं लगता कि वो युद्ध में सम्मिलित होंगे। साहिल, ओवर। जी, ठीक है सर। ग्रुप कैप्टन यूके देना सर। अमेरिका के बड़े एंटी टेररिज्म अधिकारी जो केंट ने ईरान जंग के विरोध में इस्तीफा दे दिया है, उनके इस कदम से अमेरिका के अंदर इस युद्ध को लेकर मतभेद खुलकर सामने आया है, तो इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? साहिल जी, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत पहले से ही आज से 2 साल पहले जब गजा और इसराइल के बीच में युद्ध हो रहा था, तब से ही अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में एक धड़ा था जो कि इसराइल के सपोर्ट में आंख बंद करके जो अमेरिका युद्ध कर रहा है उसके सपोर्ट में नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद पेंटागन और तो और CIA में भी थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन था कि डोनाल्ड ट्रंप ना तो CIA एनालिस्ट की बात को ध्यान से सुनते थे, ना ही पेंटागन में जो जनरल्स हैं उनकी प्रोफेशनल एडवाइस को सीरियसली लेते थे। उसी का कल्मिनेशन अब हम देख रहे हैं। जब फरवरी के महीने की बात है, पहले फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते की बात है, पेंटागन ने क्लियर एनालिसिस दिया था और उनके जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जैसे हम भारत में बोलते हैं CDS, वो जनरल्स एयरफोर्स के जनरल हैं प्रेजेंटली। उन्होंने क्लियरली फरवरी के दूसरे हफ्ते में कहा था डोनाल्ड ट्रंप को कि बॉम्ब गिरा कर इजराइल और अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकते। तो उनके इस बात को डोनाल्ड ट्रंप ने कोई तवज्जो नहीं दी। और आश्चर्य की बात है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जैसे हमारे यहाँ IAS होता है, वहां पर ऐसा सिस्टम है नहीं। अमेरिका में सिस्टम है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर्स जो हैं वो पढ़े लिखे और सक्सेसफुल नागरिकों को अलग अलग उच्च पद पर अपॉइंट करते हैं। तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने जितने लोगों को अपने हाथ से अपॉइंट किया था, उनमें से भी कई जो अपॉइंटीज हैं उच्च पद पर, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की इजराइल और ईरान पॉलिसी के खिलाफ बयान इशू किए हैं, जिनको कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपॉइंट किया था। तो ये लेटेस्ट इन द सीरीज है। ये तो सिंबॉलिक रेजिग्नेशन होते हैं, इससे अमेरिका के काम करने के तरीके में फर्क नहीं पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप क्या मनमानी करते हैं, इसका तो ट्रेट वो शुरुआती दौर से ही दिखा रहे हैं। वो वही करेंगे जो वह चाहते हैं। साहिल, एक चीज समझनी पड़ेगी, अमेरिका एक अद्भुत देश है। हम कहते हैं डेमोक्रेसी है, लेकिन वहां पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट को प्राय इतनी पावर है जो कि कई बार कई देशों में डिक्टेटर के पास नहीं होती है। जैसे कि युद्ध चालू करना। ज्यादातर डेमोक्रेटिक देशों में युद्ध चालू करने का मतलब है आपको अपने रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी, पार्लियामेंट, सबको पहले एक छोटा सा ब्रीफ देना पड़ता है, एक ओके लेना पड़ता है। भारत में भी जैसे हमारे यहाँ CCS है, जिसमें कि सारे मंत्रियों को एक साथ लेकर कुछ सलाह मशवरा की जाती है। अमेरिका में अद्भुत देश है, इस तरह की कोई दरकार की मशवरा की जरूरत नहीं पड़ती। बस प्रेसिडेंट जो है वो अपना सुप्रीम पावर इस्तेमाल करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऐसे उनके जो संविधान में प्रावधान है जो कि सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, जब अमेरिका के अस्तित्व को खतरा हो, ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे प्रावधानों का इस्तेमाल करके ये हमला शुरू कर दिया है। मैं आपको बताता हूं, राष्ट्रपति पुतिन भी मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति को भी शायद इस तरह से इतनी आक्रामक तरीके से हमला करने की पूरी छूट नहीं है। कुछ अंकुश तो क्रेमलिन और रूस के जो मिलिट्री जनरल्स हैं उनका भी पुतिन के ऊपर है। लेकिन आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो अमेरिका के 400 जनरल्स को एक कमरे में उन्होंने पिछले साल बुलाकर दुनिया भर से जितने लेफ्टिनेंट जनरल, जितने जनरल हैं उनके 3 स्टार 4 स्टार, सबको भेड़ बकरी की तरह एक कमरे में बंद किया गया पिछले साल। और डोनाल्ड ट्रंप में आके जैसे एक मास्टर जी
एलकेजी के बच्चों की क्लास लेते हैं, ऐसे उनको एड्रेस किया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो एक अद्भुत देश है अमेरिका। लेकिन हाँ, ये मानना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब तय कर लिया है कि आखिरी मुल्क जो बचा हुआ है पश्चिम एशिया में, और क्योंकि वो ग्लोब में उस तरफ बैठे हैं तो वो बोलते हैं मिडिल ईस्ट। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब तय कर लिया है कि इजराइल की मदद से पश्चिम एशिया में या मिडिल ईस्ट में जो आखिरी मुल्क बचा है, जो कि अमेरिका की जेब में नहीं है या अमेरिका की गोद में नहीं बैठा है, उसको गिरा देगा। डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए क्या? देखिए, ये कहना कि मिसाइलें मत बनवाओ, न्यूक्लियर बम मत बनाओ, ये सब बहाने हैं। समझना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के जो पहले के भी राष्ट्रपति हैं, उनकी लॉन्ग जी टर्म स्ट्रेटेजी पर्सपेक्टिव रही है कि दुनिया में जहां पे भी एनर्जी हो, वो देश अमेरिका के कब्जे में या अमेरिका की जेब में होना चाहिए। आज ईरान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल और गैस का भंडारण रखता है, $209 बिलियन, वेनेजुएला के बाद और सऊदी अरेबिया के बाद। वेनेजुएला को डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने गपचिया लिया, ये बोल के कि वहां ड्रग्स हैं। अब तो 2 महीने हो गए, कहाँ ड्रग्स का एक भी तस्कर नहीं पकड़ा गया, ड्रग्स की एक भी फैक्ट्री नहीं पकड़ी गई, ड्रग्स के एक भी बोट को अब नहीं डुबा रहे वहां पर। तो ऐसा करके डोनाल्ड ट्रंप एनर्जी सोर्सेस को दुनिया भर में अपने पास रखना चाहते हैं। क्यों? वो ये तय करना चाहते हैं कि सिर्फ अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट, ऑब्वियसली ज्यादातर धनाढ्य होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं, रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल गोल्फ या कॉकटेल सर्कल में रहते हैं, इनका कब्जा हो जाए ईरान में। ईरान में तेल के जितने कुएं होंगे, ड्रिलिंग रिग्स होंगी, रिफाइनरीज होंगी, सब अमेरिका के लोगों के हाथ में होगी। जी उसके बाद जो पैदा करेंगे वो किसको बेचेंगे और किसको नहीं बेचेंगे? चीन को नहीं बेचेंगे, यह तय डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। किसको कम कीमत में बेचेंगे, किसको ज्यादा कीमत में बेचेंगे, भारत और चीन को ज्यादा कीमत पर बेचेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप तय करेंगे। और सबसे बड़ी बात, ईरान का जो कच्चा तेल है सिर्फ डॉलर में बेचेंगे और दुनिया भर के देशों को बाध्य किया जाएगा कि वो उसको डॉलर में ही खरीदें। और तीसरी बात, उससे जो डॉलर जमा होगा, प्रॉफिट होगा, वो सिर्फ अमेरिकन बैंक्स में ही रखें। ये अमेरिका का लॉन्ग टर्म दशकों से ऑब्जेक्टिव रहा है, डोनाल्ड ट्रंप उसी को फॉलो कर रहे हैं। जी जी। ठीक है सर, काफी अहम बातें रखी हैं आप दोनों ने, करण सिंह सर आपने भी और कैप्टन यूके देवना सर आपने भी। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से ये मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है, तो ये एक नया रूप जो है ये लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बढ़ता ये संघर्ष अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक चिंता बन चुका है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच टकराव ने पूरी दुनिया की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था सवाल खड़े कर दिए हैं। आने वाले दिन देखना होगा कि आखिर क्या होता है, क्या कूटनीति इस आग को शांत कर पाती है या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है। फिलहाल हालत बेहद नाजुक है और हर अपडेट पर दुनिया की नजर हमारी बनी हुई है। अब देखते रहिए द अर्थ न्यूज। फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।